नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। भारत में जो अंतर्जातीय विवाह होते हैं, उनको लेकर सरकार की कुछ योजनाएं हैं, कुछ स्कीम्स हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। तो आज हम उन्हीं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ सरकारी जानकारियां हैं, कुछ दस्तावेज हैं, सही है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये योजनाएं हैं क्या, इनका मकसद क्या है, कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, कितना पैसा मिलता है और सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल। और एक मजेदार बात ये भी है जो शायद बहुत लोगों को ना पता हो कि अगर शर्तें पूरी होती हैं तो जोड़े को 2.5 लाख से लेकर कुछ राज्यों में तो सुना है 10 लाख तक भी मिल सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, 10 लाख तक भी संभव है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं आज। जरूर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अंतर्जातीय विवाह का मतलब क्या है इस स्कीम के हिसाब से। हाँ, ये जरूरी है। तो देखिए, जब शादी करने वाले दो लोगों में से एक साथी अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से हो, अच्छा। और दूसरा साथी हाँ। गैर अनुसूचित जाति से हो, मतलब जनरल कैटेगरी या ओबीसी वगैरह से, हम्म। तो उसे इस स्कीम के दायरे में अंतर्जातीय विवाह माना जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि इन योजनाओं का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसे देना ही है? नहीं, सिर्फ पैसा देना मकसद नहीं है, वो तो एक जरिया है, कह सकते हैं। हाँ। असली मकसद तो है समाज में बराबरी लाना, हम्म। जातियों के बीच जो भेदभाव है ना, उसे कम करना। अच्छा। जैसा कि एक जगह पढ़ने में आया कि अनुसूचित जाति है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना, जो जात पात का जो भेदभाव था उसको खत्म करना, तो समाज को जोड़ने की कोशिश है ये। काफी बड़ा मकसद है। तो अब पैसों पर आते हैं। कितना पैसा मिलता है इसमें? आपने कहा 2.5 लाख भी, 10 लाख भी, ये कैसे है? हाँ, ये अलग अलग है। एक तो देखिए, केंद्र सरकार की अपनी स्कीम है डॉक्टर अंबेडकर योजना। हाँ, सुना है इसका नाम। उसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। लेकिन फिर राज्यों की भी अपनी अपनी स्कीम्स हैं। और वहाँ अमाउंट काफी अलग हो सकता है। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे हरियाणा में है मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना। ओके। उसमें भी 2.5 लाख मिलते हैं, पर उसमें थोड़ा तरीका अलग है। 1.25 लाख तो फौरन दे देते हैं। अच्छा। और बाकी का जो 1.25 लाख है उसकी 3 साल की एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट बना देते हैं। ओह, तो वो पैसा 3 साल बाद मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और वो जो 10 लाख वाली बात थी, वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। वहाँ पहले 5 लाख मिलते थे, अब शायद बढ़ाकर 10 लाख कर दिए गए हैं। 10 लाख, ये तो शायद देश में सबसे ज्यादा होगा। हाँ, बिल्कुल, शायद सबसे ज्यादा है। सुनने में आया कि सबसे ज्यादा राजस्थान में दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा जात पात भेदभाव किया जाता है। तो शायद वहाँ की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हो सकता है। और दूसरे राज्यों में अंदाजन? और राज्यों में भी है, जैसे हिमाचल में शायद 75,000 के करीब है, मध्य प्रदेश में 2 लाख हैं, तो हर जगह अलग अलग अमाउंट है। अच्छा, एक सवाल और। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को केंद्र वाली स्कीम से भी पैसा मिल जाए और राज्य वाली से भी? हाँ, ये मुमकिन है। अगर राज्य की अपनी अलग स्कीम है और जोड़ा दोनों की शर्तें पूरी करता है, तो दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों जगह अप्लाई करना होगा, प्रक्रिया पूरी करनी होगी, पर हाँ, फायदा दोनों से मिल सकता है। एक तरह से वो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू। हाँ, ये तो बढ़िया है। तो फिर शर्तें क्या है? मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? कुछ मुख्य शर्तें हैं। पहली तो वही कि शादी अंतर्जातीय हो, एक पार्टनर एससी, दूसरा नॉन एससी। ठीक है। दूसरी कि ये दोनों की पहली शादी हो, मतलब दूसरी शादी वालों के लिए नहीं है। ओके, पहली शादी होनी चाहिए। हाँ। और तीसरी, जो बहुत ही जरूरी है, शादी का कानूनी रजिस्ट्रेशन, मैरिज सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अच्छा, मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? इसके बिना नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे पहला प्रूफ है। और अप्लाई करने की कोई टाइम लिमिट भी होती है कि शादी के कितने टाइम बाद तक कर सकते हैं? हाँ, टाइम लिमिट होती है, ये भी राज्य पर निर्भर करता है। जैसे हरियाणा में शायद 3 साल का समय है। अच्छा, 3 साल काफी टाइम है। हाँ, शादी के 3 साल के अंदर अप्लाई करना होता है। ठीक है। अब आते सबसे मुश्किल हिस्से पर, कागजात। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? हाँ, लिस्ट थोड़ी होती है, पर जो मेन चीजें हैं वो बता देता हूँ। बताइए। देखिए, दोनों के पहचान पत्र तो चाहिए ही, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। जन्म तिथि का प्रूफ चाहिए होता है, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट चल जाता है। रहने का प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल या रेजिडेंस प्रूफ। ठीक। फिर शादी का प्रूफ यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हाँ, वो तो जरूरी है ही। हाँ, और जो पार्टनर अनुसूचित जाति से हैं उनका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। और जो दूसरा पार्टनर है, जनरल या ओबीसी, उनके लिए भी शायद कुछ वेरिफिकेशन होता है कि वो नॉन एससी हैं। और एक बहुत जरूरी चीज, जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट अकाउंट
दोनों का साथ में? हाँ, पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है, क्योंकि पैसा उसी में आता है सीधा। अच्छा। बल्कि हरियाणा वाले केस में तो शायद ये भी है कि खाते में पहला नाम दुल्हन का होना चाहिए। ओहो, ये भी ध्यान रखना होगा। और वो एफिडेविट वगैरह भी कुछ लगते हैं? हाँ, एफिडेविट भी देने होते हैं, दोनों को अलग अलग देने पड़ते हैं स्टैम्प पेपर पर। उसमें क्या लिखना होता है? उसमें यही सब कि आपकी पहली शादी है, आपने इस स्कीम के लिए कहीं और अप्लाई नहीं किया है, इस तरह की घोषणाएं होती हैं। समझ गई। तो ये सब कागज लेके अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन होता है आजकल सब? ज्यादातर राज्यों में अब ऑनलाइन पोर्टल बन गए हैं, जैसे हरियाणा का मैंने बताया था, saralharyana.gov.in। हाँ। वहां जाकर फॉर्म भरना होता है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। और अगर ऑनलाइन ना हो तो फिर ऑफलाइन मतलब ऑफिस जाकर भी जमा करने की सुविधा हो सकती है। ये राज्य पर निर्भर करेगा। फॉर्म जमा होता है समाज कल्याण विभाग में। ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किसी भी डॉक्यूमेंट में हेरफेर या धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तो है। सूत्रों में साफ चेतावनी है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्ज मत कीजिए। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जाती है। बिल्कुल सही, इससे तो बचना ही चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है और वो शर्तों को पूरा करते हैं तो सरकार की तरफ से अच्छी खासी मदद मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल। बस शादी का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें और एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवा लें। ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये योजनाएं लगभग सभी राज्यों में चल रही हैं, बस प्रक्रिया और पैसों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। बस आपको अप्लाई करना है। ये तो हुई आर्थिक मदद की बात। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या सिर्फ पैसों से, मतलब ये जो इंसेंटिव है, इससे समाज में अंतरजातीय विवाहों को लेकर जो सोच है वो बदल जाएगी? क्या ये काफी है या इस आर्थिक मदद के अलावा भी कुछ और करने की जरूरत है ताकि समाज इन शादियों को खुले दिल से अपनाए? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।